Hello, my dear students. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. मैं आपका रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, हाजिर है एक बार फिर से आपको केमिस्ट्री में एक नए कंसेप्ट को पढ़ाने और समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग 11th क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अगर किसी एटम के मतलब किसी एलिमेंट के द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, लिख लीजिए, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, साइज ऑफ एटम। अगर आप साइज ऑफ एटम की चर्चा कर रहे हैं तो उसको हम लोग 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में लेते हैं। कितना के ऑर्डर में लेते हैं? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में। मतलब उसका रेडियस लगभग इतना या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है किसी किसी का। तो अगर इतना छोटा एटम है तो उसका अगर हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो इम्पॉसिबल है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग तौल के कैलकुलेट कर सके। तो जब हम लोग किसी भी एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसको तौल के कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको कैलकुलेट करें तो करें कैसे? तो हम लोग उसको किसी दूसरे एलिमेंट के मास के रिलेटिव कैलकुलेट करना होगा। बिना किसी दूसरे मास के रिलेटिव कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर बाजार में जा रहे हैं तो आपको 1 केजी सेव चाहिए, ठीक है, तो आप 1 केजी सेव लेंगे तो वो भी तो एक रिलेटिव मास है ना। किसके रिलेटिव? तो एक तरफ तराजू पे 1 केजी का वाट रखता है और एक तरफ आपको 1 केजी सेव रखता है, तो वो रिलेटिव मास हुआ कि नहीं? वैसे ही यहां पर भी हम लोग रिलेटिव मास कैलकुलेट करते हैं और किसके रिलेटिव करते हैं वो अभी हम आपको समझाने वाले हैं। तो एटम का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, सो दैट उसका मास अगर आप ग्राम में कैलकुलेट करें, जैसे हाइड्रोजन का मास देखना 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। लो भाई, इस अब मतलब 10⁻⁻24 के ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट का मास आएगा। तो अब ये मास को ऐसे मतलब तौल के डिटरमाइन करना मुश्किल है, तो फिर हम लोग इसको रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं। तो किसके रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं ये देखना। तो 1961 में आईयूपीएसी सिस्टम ने कार्बन 12 को, समझना ध्यान से, 1961 में आईयूपीएसी सिस्टम ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मास माना और इसी के रिलेटिव बाकी सारे एलिमेंट्स के मास को कैलकुलेट किया गया। तो जो यूनिट दिया गया उसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या बोला गया उसको? एटॉमिक मास यूनिट। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं AMU। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज AMU तो इसका डेफिनेशन दिया गया 1/12 मास ऑफ वन एटम, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU इज द मास विच इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। और C12 कार्बन का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आइसोटॉप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो C12 एक
आइसोटॉप है कार्बन का। अब सवाल है कि इसी को क्यों लिया गया, है ना, कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया। तो इसको लेने का कुछ पॉइंट्स जो आपको हम समझा रहे हैं, देखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कार्बन ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव को भी नहीं लिया गया है और बहुत कम रिएक्टिव को भी नहीं लिया गया है। और दूसरा चीज ये है कि इसका परसेंटेज एबंडेंस बेहतर है। अप्रॉक्स ये 99% एग्जिस्ट करता है नेचर में, 98.89% ये का C12 एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको चुना गया। तो इसके रिलेटिव आप सभी के मास को निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन बताइए, तो द मास ऑफ एन एलिमेंट which is equal to how many times heavier than 1/12 mass of one atom of C12 is known as atomic mass। तो जितना टाइम ज्यादा होगा, मतलब आप ये बोल सकते हैं 1 mu से जितना टाइम ज्यादा होगा वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। चलना अब देखना ध्यान से, जैसे ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, इरेज कर दे पूरा। ओके, आप डिफिनीशन जैसे ही हम बोल रहे हैं, डिफिनीशन आप नोट कर लें। भले हम लोग डिफिनीशन बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन सारे डिफिनीशंस को हम बोल रहे हैं। तो देखना 1 AMU, अगर पूछे कि 1 AMU, तो 1 AMU किसके बराबर आया, तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम। चलो और नीचे लिखते हैं, हो सकता है कि बोर्ड ऊपर दिख नहीं रहा हो। 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, कार्बन 12 के मास के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। ओके, अब देखना, तो अगर आप चर्चा करें कि कार्बन 1 एटम का मास कितना होगा C12 का, तो इसको हम 1 एटम का मास देख रहे हैं। तो सिंस मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, कितना ग्राम होगा, तो ये अवोगाड्रो नंबर होता है, 1 मोल का मास 12 ग्राम बोलते हैं। तो इतना एटम का मास अगर 12 ग्राम है, इसलिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहां पे दिख रहा है आपको, ये 23 है। तो देखना, तो एक एटम का मास कितना हो गया, 12/6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए 1 AMU का वैल्यू आएगा 1/12 इंटू 12 अब देखना 1 मास ऑफ 1 एटम 6.022 इंटू 10⁻23, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। तो 1 AMU का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, तो इसको आप 1/6.022 को सॉल्व कीजिए, तो ये इक्वल टू आएगा 1.66056 इंटू 10⁻, ऊपर जाके -24 ग्राम के इक्वल आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं 1 AMU का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 AMU का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है। तो अगर अब हम लोगों को किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन, देखना ध्यान से। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो कितना टाइम हेवी है, तो कितना टाइम हेवी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ एन एटम बाई में 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब मतलब ये मास ग्राम में, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम बाई 1/12 मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम
ऑफ C12। यानी सिंपली आपसे ये बोल रहा है कि एटॉमिक मास को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एन एटम, किस में रखना है इसको, इन ग्राम में, जो आपके पास है बाई 1 AMU। इससे आपका मास आ जाएगा AMU में। तो जैसे निकालिए आप, मास ऑफ एन एटम कितना है, तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यहां पे ग्राम आ जाएगा, और एक AMU का वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट किए 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU, इसको आप लिख सकते हैं। अब ग्राम पर AMU ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.008 AMU आ जाएगा। ये किसका मास हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे, जैसे हीलियम का मास 4 हुआ, यानी वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो ये बात आप फिलहाल नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन के मास को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ओके, तो आपको बता दें कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ताकि फिलहाल आपका जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आई बात समझ में? चलिए, तो जैसे ही आपने एटॉमिक मास निकाला, अब देखते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। अब जैसे ही आपने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, अब हम लोग नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है समझना। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, 1 और मोर आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, और इन आइसोटॉप्स का जो रिलेटिव एबंडेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे आप देखना, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आइसोटॉप्स। ओके, अब इधर इनका रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस मतलब ये कितना परसेंट पाए जाते हैं। ओके, और इधर है उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। चलो, तो क्लोरीन का पहला जो आइसोटॉप है वो है Cl1735, और इनका रिलेटिव एबंडेंस है 75%, और इनका एटॉमिक मास कितना हो गया 35। और Cl17 और 37, इनका रिलेटिव एबंडेंस कितना हो गया 25% है, और इनका मास है 37। अब देखना, तो आपके सामने 2 क्लोरीन आ गया, एक 35 वाला, एक 37 वाला। आप किस एटॉमिक मास को यूज करेंगे, 35 या फिर 37? अब ये आपके पास एक सवाल आ गया। तो ना तो 35 यूज करेंगे ना ही 37 यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता क्या है, देखना, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 इंटू इट्स प्रोपोर्शन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 इंटू इट्स प्रोपोर्शन। आप समझ रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन। ओके, अगर थर्ड होगा तो थर्ड, बाई में टोटल प्रोपोर्शन, बाई में आप क्या ले लेंगे, टोटल प्रोपोर्शन। आप ध्यान से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पहले एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 इंटू इट्स प्रोपोर्शन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 इट्स प्रोपोर्शन। अगर थर्ड होगा तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 3 इंटू इट्स प्रोपोर्शन, और बाई में टोटल प्रोपोर्शन। तो जैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास
क्लोरीन का कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखना, तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 कितना है, 35 इंटू 75, इनका प्रोपोर्शन क्या है 75, और प्लस कितना, तो आइसोटॉप 2 का मास है 37 और इनका प्रोपोर्शन 25 बाई में ऑल प्रोपोर्शन कितना हो गया 100। चलिए यहां पे नीचे आपको शायद नहीं दिखे, हम इधर साइड में इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिए 35 इंटू 75 बाई 100 कर लीजिए, हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और 37 इंटू 25 बाई 100 कर लीजिए। ओके, अब इससे आसानी से ये कट गया 3 और नीचे 4, इससे ये कट गया 4, तो ऊपर आ गया 35 3 जा 105 बाई 4 प्लस 37 बाई 4। सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 105 प्लस 37, तो ये हो जाएगा 142 बाई 4। 142 बाई 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5 AMU। तो इसलिए हम लोग क्लोरीन का मास 35.5 AMU याद रखते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग मॉडर्न केमिस्ट्री में अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं भी AMU नहीं मिलेगा। AMU को रिप्लेस कर दिया गया है U से। AMU को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? U से। तो इन मॉडर्न केमिस्ट्री AMU इज रिप्लेस्ड बाय U, या फिर नाउअडे आप ये बोल सकते हैं नाउअडे MU इज रिप्लेस्ड बाय U। और U क्या है, इसको इरेज करके लिख देते हैं U फॉर यूनिफाइड मास। U क्या है? यूनिफाइड मास है। ये सब आप नोट कर चुके हैं। देखना, जैसे अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास बताइए कैल्शियम का, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40U। कितना हो जाएगा ये? 40U। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40U। ओके, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अब 1 से लेकर 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। चलिए आगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख के छोटा छोटा टॉपिक एटॉमिक मास के पूरे कंसेप्ट को ही खत्म कर रहे हैं। चलना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, तो सिंपली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपली मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। ओके, तो द सम ऑफ atomic mass, the sum of atomic mass of all the elements present in a molecule or compound called, क्या बोलेंगे इनको? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल रहे हैं इनको हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप CH4 का मास निकालिए, कार्बन का मास होता है 12 प्लस, अब हाइड्रोजन के एटम है 4 और इनका मास होता है 1, तो 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना बाबू? 16U। ओके, तो मीथेन का मास, CH4 मीथेन का मास हो गया 16U। सेकेंड देखना H2O, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, यानी 2 प्लस 16 इक्वल टू हो गया 18U। ओके, थर्ड देखना, थर्ड अगर हम लोग को निकालना हो किसका मास, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, तो 6 इंटू 12 यानी 72, 1 इंटू 12, सॉरी इनको अब उल्टा लिखिए भाई, पहले एटम्स लिख रहे हैं, तो 12 और प्लस 6 इंटू 16 तो 96, आप ऐड करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 180U। ओके, अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
NH3 का मास कैलकुलेट कर लीजिए, C12H22O11 सुक्रोज का मास कैलकुलेट कर लीजिए, थर्ड एसिटिक एसिड का मास कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्थ फॉर्मिक एसिड का मास कैलकुलेट कर लीजिए, फिफ्थ एसीटोन का मास कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये है एसीटोन का फॉर्मूला। तो ये सारा मास आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये है मॉलिक्यूलर मास। चलिए मॉलिक्यूलर मास को करते हैं हम लोग इरेज। समझ में आया मॉलिक्यूलर मास? बहुत ही आसान है। यस सर, बिल्कुल समझ में आया। चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा मास। तो इस बार हम लोग देखते हैं फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास किसका कैलकुलेट करते हैं? तो देखना ध्यान से, फॉर्मूला मास जैसे अगर आप NaCl को देखें तो ये फॉर्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये फॉर्मूला यूनिट है। तो जब फॉर्मूला यूनिट मतलब ये किससे किससे मिलके बना है? तो Na+ और Cl- से। तो ये फॉर्मूला यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला मास कहते हैं या फिर यूनिट फॉर्मूला मास कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट present in an ionic compound. The sum of atomic mass of all the elements present in an ionic compound is known as formula mass. तो इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 58.5 U। अब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने का वे सेम है, लेकिन इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल के हम लोग इसको बोलेंगे फॉर्मूला मास। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे CaCl2 हो तो कैल्शियम का मास 40 और क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 2। ऐड कर लीजिए, 40 + 71 यानी 111 U आ गया। ओके, थर्ड, अगर आपको CaCO3 का मास कैलकुलेट करना हो तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 + 3 इंटू 16। तो 40 + 12 और +48 कितना आ गया? 100 U। तो ये फॉर्मूला मास हो गया। इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप MgVr2 सेकेंड CaNO3 का होल ट्वाइस, इसका आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मास था हम लोग का? फॉर्मूला मास। अब दो छोटा छोटा और टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। और वो छोटा छोटा टॉपिक है क्या? तो दोनों ग्राम एटॉमिक मास है और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में हम लोग जब भी मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखते हैं या फिर एक्सप्रेस करके लिखते हैं। जैसे कार्बन का अगर एटॉमिक मास पूछे तो बोलेगिएगा आप 12U, लेकिन अगर पूछे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास बताइए तो आप बताएंगे 12 ग्राम। आई बात समझ में? तो ये कार्बन का एटॉमिक मास है, ये कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास है। और मॉलिक्यूलर मास H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो आएगा 18U, और लेकिन H2O का ग्राम एटॉमिक मास अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आएगा 18 ग्राम। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, and the molecular mass of a molecule or compound expressed in gram is known as gram molecular mass। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग आज एटॉमिक मास पे पूरा लेक्चर किए। एटॉमिक मास क्या होता है, AMU क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, सब चीज को हम लोग कवर कर लिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, आपका दिन शुभ हो।